बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप वो प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स की बुक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास लिखा गया है कि कंस्ट्रक्ट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल DEF। अब इसका क्या मतलब है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल वाले ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके साथ साथ हमें कहा गया है कि फाइंड करें इसके सर्कम सेंटर को और ऑर्थो सेंटर को। तो हमें इसके लिए भी पता होना चाहिए कि सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर होते क्या हैं। तो सर्कम सेंटर, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड्स बनाए थे, तो एल्टीट्यूड्स और राइट बाइसेक्टर्स दोनों बनाए थे ना। अब जो राइट बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे तीनों राइट बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, उसको कहते हैं सर्कम सेंटर। और जो ऑर्थो सेंटर है वो जहाँ पर एल्टीट्यूड्स का पॉइंट मीट होता है, यानी कि सारे एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट होंगे ना, उसका जो मेन पॉइंट होगा वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो एल्टीट्यूड्स जो हैं वो ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड है और सर्कम सेंटर जो है वो राइट बाइसेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे कि चेक वेदर दे लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। ये हमने बताना है कि कहाँ पे वो लाई करते हैं, इनसाइड पे लाई करते हैं या फिर आउटसाइड पे लाई करते हैं। क्या चीज़, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल की होगी। उसके बाद हम किसी भी सेंटीमीटर में लाइन रख के या कंपास को रख के ओपन कर लेंगे और फिर जो है अपनी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो उसके ऊपर हम एल्टीट्यूड्स और राइट बाइसेक्टर्स को बनाने की कोशिश करेंगे और फिर बताएंगे कि कहाँ पे हमारे राइट बाइसेक्टर्स बनते हैं और कहाँ पे हमारे एल्टीट्यूड्स बनते हैं। और फिर देखेंगे कि वो इन साइड पे लाई कर रहे हैं या फिर आउटसाइड पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट की है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 4 सेंटीमीटर की लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट की है, जिसको मैं नेम देती हूँ कि ये D और E है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाएंगे ताकि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो इसके लिए कंपास को थोड़ा सा खोल लेंगे और यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे। और हमें पता है कि जब हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट रखेंगे और ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इससे मज़ीद हमें 60 डिग्री का तो नहीं चाहिए ना, हमें 90 डिग्री से बड़ा चाहिए। तो इसके बाद हमारा 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से जो ग्रेटर आया है वो क्या आया है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे, किसके ऊपर, 120 डिग्री के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ई के ऊपर रख के जो आपका दिल करना है, मतलब जितने भी सेंटीमीटर की कोई भी लाइन जो है वो आप ओपन करके कंपास को और लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का कंपास को खोला है और मैं यहाँ पे इसको रख के आर्क लगा देती हूँ। अब ये जो आर्क मैंने लगाई है ना, इसको मैं लाइन के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा थर्ड पॉइंट बना है जिसका नेम क्या है, F। तो यहाँ पे मैंने F लिख दिया। अब इसके बाद हम ट्रायंगल को मज़ीद कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे और वो किस तरह होंगी, जब हम F को D के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये भी मैं ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ तक हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्थो सेंटर्स बना लेते हैं, यानी कि एल्टीट्यूड्स बना लेते हैं। तो एल्टीट्यूड्स को बनाने का क्या तरीका होता था, हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक सीखा था।
तो हमने क्या कहा था कि जब हम ई और ई के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर रख के हम लोग बनाते थे ना एल्टीट्यूड्स, तो फर्स्ट मैं ई के ऊपर रख लेती हूँ, फिर डी के ऊपर, फिर एफ के ऊपर। और हम ये किस तरह कंस्ट्रक्ट करते थे, हम लोग यहाँ पे इस तरह की आर्क एक ऑपोजिट लाइन के ऊपर लगाते थे कि वो दोनों जगह से कट करे। जैसे मैं यहाँ पे ई के ऊपर रख के लाइन लगाती हूँ, आर्क लगाती हूँ और देखती हूँ कि ये दोनों जगह पे कहाँ से कंस्ट्रक्ट कर रही है, जैसे ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है। अच्छा, ये मैंने आर्क कंस्ट्रक्ट कर ली। अब यहाँ पे देखें ये दो पॉइंट्स यहाँ पे कट कर रहे हैं इसको, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के मज़ीद मैं एक इसका जो हाफ है ना, इससे ज़्यादा खोल के एक कंपास को यहाँ पे आर्क्स ड्रॉ करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली और दूसरी आर्क मैंने इसके ऊपर एक ड्रॉ की। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट एल्टीट्यूड बन गया जो ई के ऊपर रख के बनाया गया था। अब हम इसको मज़ीद ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ब्लू शेड से मैं सारी लाइंस लगाऊंगी ना, ये सारी की सारी ऑर्थो सेंटर की होंगी और ये सारी एल्टीट्यूड्स वाली ट्रायंगल्स होंगी, एल्टीट्यूड्स वाली लाइंस होंगी। फिर जब मैं रेड वाले से करूँगी ना, तो वो सरकम सेंटर की होंगी। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ी सी माइंड में रखें ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे एल्टीट्यूड्स और ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बन रहे हैं या सरकम सेंटर कहाँ पे बन रहे हैं। तो इसके बाद हम डी के ऊपर रख के लगाते हैं आर्क्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डी के ऊपर रख के जब हम आर्क को ड्रा करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेकंड इसका पॉइंट है वो नहीं बन रहा, एक ही लाइन काट रही है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, हमने कहा था कि हम जब भी इस तरह की सिचुएशन को देखेंगे तो हम उसके लिए मज़ीद उसको डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ ले आएंगे ताकि उसके ऊपर सेकंड आर्क भी ड्रा हो सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ई को मैं मज़ीद नीचे ले आई हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे देखूँगी कि किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट रखती हूँ और ये यहाँ पे लेके आती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारी जो आँख है वो लग चुकी हुई है और इसी तरह जैसे हमने पहले यहाँ पे पॉइंट्स रख के लगाए थे ना, दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क्स लगाई थी, सेम वैसे ही रखेंगे। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स से हम आर्क लगाएंगे ये वाली। अब इस आर्क को ज्वाइन करेंगे किसके साथ, डी के साथ। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है, सेकंड जो एल्टीट्यूड बना है वो यहाँ पे बना है। अब इसके बाद एफ की तरफ आएंगे, तो इसके लिए मैं पेज उल्टा कर लेती हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने पेज को उल्टा कर लिया है, अब मैं देखूंगी कि एफ पॉइंट के ऊपर रख के जो ऑपोजिट इसका एंगल है उसमें क्या एंगल मेरी जो लाइन है या आर्क है वो लगती है, नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मज़ीद इसको भी आगे लेके आऊँगी, किसको, ई को थोड़ा सा और डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूँगी, तो फिर इसके ऊपर आर्क लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने इसको आगे कर लिया और अब मैं एफ वाले पॉइंट के ऊपर रख के इसको यहाँ से लेके कंस्ट्रक्ट करूँगी। ये देखिए, तो ये इसका लास्ट पॉइंट है, इसकी काफ़ी बड़ी आर्क लग रही है, लेकिन हम इसको इसी तरह करेंगे। याद रहे कि मिड से ज़्यादा खोल के हमने जो आर्क्स होती हैं वो लगानी होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिए, ये हमारी लाइन थोड़ी सी छोटी हो गई थी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आर्क्स लगाऊंगी, एक आर्क इस पॉइंट के ऊपर रख के लगाऊंगी और दूसरी आर्क इस पॉइंट के ऊपर रख के लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी जो आर्क्स हैं वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही हैं और इस पॉइंट को मैं एफ वाले पॉइंट के साथ इधर तक ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ तक मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। अब हम सब एल्टीट्यूड्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और जहाँ पे ज्वाइन होंगे वहाँ पे हमारा जो ऑर्थो सेंटर है या जो हमारा पॉइंट होगा जहाँ पे ये सारे इंटरसेक्ट करेंगे वो ऑर्थो सेंटर वाला पॉइंट होगा और हम कहेंगे कि ये हमारा ऑर्थो सेंटर का पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि मैंने तीनों लाइंस को आगे करके यहाँ पे ज्वाइन किया है और इधर आप देखें कि ये जो पॉइंट है जिधर ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट क्या है। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं कि ये हमारा पॉइंट ओ है जो कि ऑर्थो सेंटर का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर का। अब मैं ये जो ट्रायंगल जो मैंने पूरी बनाई है उसको आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है
और यहाँ पे हमने सारे के सारे एल्टीट्यूड्स बनाए हैं ऑर्थो सेंटर के पॉइंट के लिए। ये सब कुछ हमने किया और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑर्थो सेंटर का पॉइंट बना है वो कहाँ पे बना है, वो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल बना है। तो इसके बाद अब हम सरकम सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे। सरकम सेंटर्स के लिए हम दो दो पॉइंट्स लिया करते थे, यानी कि जैसे मैं ई और एफ के दरमियान में एक जो इसका सरकम सेंटर की जो पॉइंट है, यानी कि जो राइट बाइसेक्टर है, वो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो हम सबसे पहले ई और एफ का राइट बाइसेक्टर बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ई के ऊपर रख के मिड से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के हम एक आर्क इस साइड पे लगाएंगे और दूसरी आर्क इस साइड पे लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने ये दोनों आर्क्स लगाई हैं, अब इसी तरह एफ वाले पॉइंट के ऊपर रख के भी हम इसी तरह आर्क्स लगाएंगे। तो एक आर्क यहाँ पे लग गई और दूसरी आर्क यहाँ पे लग गई। अब ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मीट हो रही हैं, ये वाली दो और ये दोनों जहाँ पे मीट हो रही हैं, जिधर इनका पॉइंट बन रहा है, इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये जो रेड कलर से हम हाईलाइट कर रहे हैं सारी लाइंस को, ये हमारी लाइंस किसकी हैं, सरकम सेंटर के लिए हैं, राइट बाइसेक्टर की लाइंस। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन कंस्ट्रक्ट हुई है। इसके बाद अब हम डी और ई में कंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ई के हाफ, ई और डी के हाफ से ज़्यादा को लेके एक आर्क हम डी के ऊपर रख के लगाएंगे और एक आर्क हम ई के ऊपर रख के लगाएंगे। तो ये हमारी दोनों आर्क्स बन चुकी हैं। अब इन दोनों आर्क्स को हम सीधा मीट करेंगे, किसके साथ, अंदर वाली आर्क के साथ। तो अंदर वाली आर्क भी लगा लेते हैं सेम, जैसे हमने ये वाली आर्क लगाई है ना, सेम ऐसे ही। तो डी के ऊपर रख के एक आंख हम ऊपर लगा लेते हैं और एक आंख हम नीचे लगा लेते हैं। तो एक आंख हमारी ऊपर लगी और दूसरी यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे हम लोग ई के ऊपर रख के दो आंख लगा लेते हैं। एक आंख हमारी ऊपर लगी थी वो यहाँ पे हो गई और दूसरी आंख हमारी यहाँ पे लग गई। अब दोनों के पॉइंट्स देखें, हमारी जो आंख लगी थी वो ये वाली थी, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे रेड कलर से। तो आप देखें कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे हैं और ये दूसरी वाली लाइन को भी मैच कर रहे हैं। अब आती है थर्ड बाइसेक्टर की बारी। तो थर्ड बाइसेक्टर के लिए भी हमने सेम, राइट बाइसेक्टर के लिए सेम वैसे ही करना है। अब हम डी और एफ की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम डी और एफ में हाफ से जो ज़्यादा है उसको खोल लेंगे, तकरीबन इतना खोल लेते हैं। और इसमें पहली जो लाइन है या पहले जो आर्क है वो ये वाली लग गई और दूसरी आर्क इसके ऊपर रख के लगाएंगे और वो ये वाली हो गई। और जो इस साइड पे हमने लगानी है ट्रायंगल के दूसरी साइड पे, तो वो हमारी ये वाली हो गई। ये एक ये है ना, दूसरी यहाँ पे लग जाएगी और एक जो है वो यहाँ पे लगी थी, तो इसकी आर्क यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे आप ये दोनों आर्क्स देख सकते हैं, एक आर्क हमने ये लगाई, दूसरी आर्क हमने ये लगाई। अब जहाँ पे इनके मिड वाले पॉइंट्स हैं, एक इसका मिड पॉइंट ये है, दूसरा मिड पॉइंट ये है, इन दोनों को आपस में हम मैच कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप देखें कि कहाँ पे हमारी जो पॉइंट्स हैं वो मैच करें। यहाँ पे तो हम इस पॉइंट को कह देते हैं कि ये पॉइंट किसका है, सी का। सरकम सेंटर की बात हो रही है ना, तो हम इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जो रेड है, रेड वाली लाइंस हैं, ये है सरकम सेंटर यानी कि राइट बाइसेक्टर्स वाली लाइन। और ये जो ब्लू कलर से लाइंस लगाई गई हैं, ये सारी लाइंस एल्टीट्यूड्स की हैं, ऑर्थो सेंटर की हैं। तो यहाँ तक हमारी जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं वो दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स जब आप डायग्राम बना लेंगे तो इसके बाद आपने ये वाली कंस्ट्रक्शंस लाजमी लिखनी है। इससे एक तो ये होता है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आने लगते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये आपने लाजमी लिखनी है। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जाहिर है ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो लॉन्ग में ही आएगा, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शंस लाजमी लिखनी पड़ेंगी। तो ये आप देख लें। इसके बाद आप ये जो लास्ट में आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है ना कि चेक वेदर दे लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल, तो इसका मतलब है कि अब आपने बताना है कि ये जो सरकम सेंटर है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो आप देखें कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये ट्रायंगल के आउटसाइड पे लाई कर रहा है। इसी तरह ही है ना, ट्रायंगल से बिल्कुल बाहर लाई कर रहा है। इसी तरह ऑर्थो सेंटर को देखें
तो ये भी ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है। आप देखें कहाँ पे आपका ऑर्थो सेंटर बना था, यहाँ पे, तो ये भी ट्रायंगल के बाहर है, दोनों ट्रायंगल के बाहर हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि थस, तो इस तरह आप अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं कि थस सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर लाइज एट आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, दोनों आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, ये आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड फाइंड इट्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो साइड्स इक्वल करके बनाती हूँ, और जो इसकी नीचे वाली होती है ना लाइन, वो इससे डिफरेंट हो सकती है दोनों से, लेकिन इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, इन दोनों का। तो मैं कह लेती हूँ कि ये दो साइड्स जो हैं ये मेरे पास सेम है, तो इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके बाद हमें कहा गया कि फाइंड इट्स सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का क्या मतलब होता है? जैसे हमने कहा था ना कि सर्कम सेंटर राइट बाय सेक्टर की जो जहाँ पे ज्वाइन होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं। इसी तरह ऑर्थो सेंटर जहाँ पे एल्टीट्यूड्स के पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो इसी तरह सेंट्रॉइड भी जहाँ पे मीडियंस ज्वाइन होते हैं, जहाँ पे मीडियंस ज्वाइन होकर एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रॉइड। तो जैसे हम लोग इस तरह करते हैं कि अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हमारे मिड पॉइंट्स होते हैं ना, जो लाइन के मिड पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं मीडियंस, वही होते हैं ना। तो हम उसको ऐसे, जैसे मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ, ये है और इसका भी मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ पे जो जिधर ये मीट होते हैं, जिधर इन तीनों पॉइंट्स का मीट होके पॉइंट बनता है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे इंस्क्राइब्ड सेंटर इसको कहा गया। तो इंस्क्राइब्ड सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पे बाइसेक्टर्स ज्वाइन होके पॉइंट बनाते हैं। जिस तरह हमने राइट बाइसेक्टर बनाए थे, इसी तरह हम इंस्क्राइब्ड सेंटर में बाइसेक्टर्स बना के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और बताते हैं कि जो इसका पॉइंट आया है वो क्या है? इंस्क्राइब्ड सेंटर है। तो सेंट्रॉइड और इंस्क्राइब्ड सेंटर के लिए सबसे पहले हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे और इसमें पहले के ऊपर सेंट्रॉइड और दूसरे के ऊपर इंस्क्राइब्ड सेंटर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइंस लगाई हैं दोनों। ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर लाइन है। मैं इनको ए बी का नेम दे देती हूँ, और साथ ही कंपास से जितना भी आपका दिल करे उतना खोल लें। मैं यहाँ पे तकरीबन 8 सेंटीमीटर की जो कंपास है उसको खोल लेती हूँ, या फिर 8 का ज़्यादा हो जाएगा, चलें 6 का खोल लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे मैं या 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे मैं, जितना भी आपका दिल करता है आप उतनी खोल लें। मेरे पास जितनी जगह होगी मैं उतनी ही जगह पे इसकी जो ट्रायंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, तो 7 सेंटीमीटर की ए के ऊपर रख के भी और बी के ऊपर रख के भी। इसी तरह इस वाले में भी एक 7 सेंटीमीटर की जो आँख है वो ए के ऊपर रख के लगाऊंगी, और एक जो है वो बी के ऊपर रख के लगाऊंगी। अब दोनों को मैंने इन जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुए हैं उनका जो पॉइंट है उसको ए के साथ भी ज्वाइन करना है और बी के साथ भी, सेम इसमें भी इसी तरह करना है। तो हमारी दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारी दोनों ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी हुई हैं। अब हमने क्या करना है? इसके अंदर सेंट्रॉइड को बनाना है। किस वाली के अंदर? इस वाली के अंदर। तो सेंट्रॉइड का क्या मैंने आपको बताया था? मीडियंस का बताया था। तो मीडियंस के लिए हम क्या करते हैं? हम इस जो पहली जो हम आर्क लगाएंगे ना वो बी के ऊपर रख के लगाएंगे। अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है इसका क्या नेम है? इसका नेम है सी। दोनों को मैं सी सी का नेम दे देती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे बी में पॉइंट रख के हमने हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा खोल के एक आँख यहाँ पे लगानी है और दूसरी आँख यहाँ पे लगानी है। अब सेम सी के ऊपर रख के भी इसी तरह एक आँख यहाँ पे लगानी है, दूसरी आँख यहाँ पे लगानी है। तो ये हमारी दोनों आँख लग गई। अब जिधर यहाँ पे हम ना ऐसे इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ। अब जहाँ पे यहाँ पे देखिए कि जिधर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इसके जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे हमारा मिड पॉइंट इसका बनेगा ना, जिधर ये इस लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम लोगों ने मेंशन कर लेना है और वो कहना है कि ये इसका मीडियन है। तो ये देखिए कि हमारे पास ये यहाँ पे एक पॉइंट बना था, एक पॉइंट यहाँ पे बना था, और इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है? ये है।
तो इस मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसके जो अपोजिट पॉइंट है उसके साथ ज्वाइन करेंगे। अब इसका अपोजिट पॉइंट कौन सा है, बी और सी का ए है, तो हम ए के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जैसा कि मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। सेम बी के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। जब ए बी का बनाएंगे तो ए बी के लिए भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे अभी किया था बी सी के लिए। तो इसमें हमने ए के ऊपर रख के थोड़ा हाफ से ज़्यादा खोलना है, तकरीबन इतना। तो ये हमारे पास एक आँख इधर लग जाएगी और एक आँख अंदर लग जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ। इसी तरह बी के ऊपर रख के एक आँख इधर लग जाएगी और एक आँख हमारी यहाँ पे लग जाएगी। अब ये देखिए ये लाइन थोड़ी सी छोटी है तो हम इसको मज़ीद एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मैच हो रहे हैं ना, ये जिधर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे पॉइंट्स बने हैं इनका मिड क्या है। तो इसको भी सेम हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं इसको रखूँगी और ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट बनेगा। ये देखिए इसका मिड पॉइंट ये बना। तो इस मिड पॉइंट को हमने किसके साथ ज्वाइन कर लेना है, सी के साथ ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इनका जो अपोजिट पॉइंट है या इनका जो अनदर पॉइंट है वो है सी। तो ये देखिए हमारे पास ये इसकी लाइन कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ये रे ड्रॉ हो चुकी है। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो किसके लिए हमने बनाना है, ए और सी के लिए। तो ए और सी में भी हम इसी तरह कंपास को खोलेंगे जितना कितना हाफ से ज़्यादा। तो एक रे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली आर्क और दूसरी आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब दोनों आर्क्स जो हमारी ड्रॉ हुई हुई हैं, इन दोनों आर्क से ही हमने सी के ऊपर भी पॉइंट रख के और ये हमारी आर्क्स ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये देखिए कहाँ पे ये ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पे एक इनका पॉइंट ये है और दूसरा इनका पॉइंट ये है। दोनों पॉइंट्स पे हमने इस तरह स्केल को रखना है और देखना है कि कहाँ पे इनका मिड पॉइंट बनता है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट बन रहा है और इस मिड पॉइंट को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, बी के साथ। तो बी के साथ ज्वाइन करते हैं और इसकी जो रे ड्रॉ होगी वो रे आप देखेंगे कि मिड को कट करेगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना है, सेंट्रॉइड बना है। मैं इसको सी डैश का नाम दे देती हूँ कि ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड बना है। तो ये वाली जो हमने ट्रायंगल बनाई है ना, ये सेंट्रॉइड की है। मैं नीचे लिख भी देती हूँ ये सेंट्रॉइड की है। और ये जो दूसरी ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं ये किसकी है, इंस्क्राइब्ड की है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हमने बाइसेक्टर्स बनाने हैं। तो बाइसेक्टर्स किस तरह बनाते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपास को खोल लेंगे, बी के ऊपर रखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी बी की बन जाएगी। इसी को खोले खोले ए के ऊपर एक बना लें आँख और इसी को खोले खोले सी के ऊपर एक आँख बना लें। इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर देती हूँ। तो ये देखिए अब हमने करना ये है कि जितना कंपास को हमने खोला था ना उतना ही खोले खोले हमने एक आँख जो पहले लगाई थी उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर रख के एक आँख लगा लेनी है और सेकंड पॉइंट के ऊपर एक आँख रख के लगा लेनी है। इसी तरह जो ए है उसके ऊपर भी हमने एक आँख रख के लगा लेनी है और एक जो है ए के दूसरे पॉइंट के ऊपर रख के आँख लगा लेनी है। अब जो लास्ट है वो सी था, तो इसमें भी हमने एक आँख यहाँ पे रख के लगा लेनी है और दूसरी यहाँ पे रख के लगा लेनी। तो ये देखिए कि हमारी तीनों आर्क्स जहाँ पे इनके पॉइंट बने हैं उधर से हम निकालेंगे इनकी रेज को और देखेंगे कि क्या ये तीनों मैच करती हैं। तो सबसे पहले मैंने ए के पॉइंट से रे ड्रॉ की, फिर बी के पॉइंट से की। अब हम सी के पॉइंट के ऊपर रख के रे ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इसकी रे ड्रॉ हुई थी और अब इसकी सी की ड्रॉ होने जा रही है। तो ये देखिए कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से निकलेगा और ये देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे। अब इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये क्या है, इंस्क्राइब्ड। इसको हम आई का नाम दे देते हैं कि ये इंस्क्राइब्ड सेंटर है। सेंटर भी लिख देती हूँ। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं एक दफ़ा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको याद कर लें, या फिर अगर आप
नहीं याद करना चाहते तो आप जैसे ही मैंने ट्रायंगल्स को बनाया ना, इस तरह आप ट्रायंगल्स को जैसे कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, साथ साथ आप अपनी कंस्ट्रक्शन को, जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं उनको साथ साथ लिखते जाएं, तो उसमें ज़्यादा आसानी होती है। और कंस्ट्रक्शन इतनी मुश्किल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हैं उस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आपको एक दफ़ा लास्ट रिव्यू दिखा देती हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि आपने रिकॉग्नाइज करना है एल्टीट्यूड्स को, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर्स को एंड मीडियंस इन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो ये तीन चीजें जो हैं ये आपने रिकॉग्नाइज करनी है इन दोनों पार्ट्स में। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। तो एल्टीट्यूड्स वो होते हैं जो एंगल से निकलते हैं और ऑपोजिट साइड से 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहे होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहे हों और एंगल से निकलते हों। ठीक है, और ऑपोजिट साइड पे, मतलब ऑपोजिट जो साइड होती है ना उस पे 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहे होते हैं। तो इसमें आप देखिए कि तीनों लाइंस में कौन सी ऐसी लाइन है जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। तो वो ऐसी जो हमें यहाँ पे पॉइंट नजर आया, वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है बी और ई का। यहाँ पे देखिए कि ये एंगल से निकल भी रही है और ऑपोजिट जो इसकी साइड है, यानी ये बी है ना, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए और सी। तो ए और सी इसके ऑपोजिट साइड हैं और यहाँ से ये निकलते हुए 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही है। यहाँ पे देखिए इसका 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे ये मिल रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है? एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बी एंड ई। जो भी लाइन है, जो भी इसके नाम है, वो आप यहाँ पे लिख लें। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से होते हैं? किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, जो कोई भी साइड होती है ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा होता है। जो मतलब उसकी लाइन होती है ना वो उसको बाइसेक्ट भी कर रहा होता है। जिसको जो परपेंडिकुलर होता है ना वो उसको बाइसेक्ट भी कर रहा होता है, यानी कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो बाइसेक्ट भी करेगा। और उसका जो हाफ होता है ना वो भी कर रहा होता है, यानी कि उसका हाफ होता है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना वो उसका हाफ होता है, यानी कि उसका वो मिड पॉइंट होता है एक तरह से। और साथ ही साथ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि एल्टीट्यूड का एंगल से ताल्लुक था। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऐसी कौन सी लाइन है जो तकरीबन मिड पॉइंट में भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है और साथ ही साथ उसका एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कौन सा पॉइंट है? वो ये वाली लाइन है जो जिसका कोई नाम ही नहीं है। तो इसको हम कोई भी नाम लिख देते हैं, हम कह देते हैं कि ये GH है। कोई भी नाम दे दें खुद से, क्योंकि इसमें बुक में कोई भी नाम नहीं दिया हुआ, तो आप कोई भी नाम यहाँ पे दे लें और नीचे लिख लें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू GH। इसके बाद बात आती है मीडियंस की। तो मीडियंस का हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। तो मिड पॉइंट जो पॉइंट होता है ना, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, वहाँ उसका जो मिड पॉइंट होता है ना उसको ऑपोजिट साइड के साथ मिला रहा होता है। जो भी पॉइंट होता है ना वो मिड पॉइंट को ऑपोजिट साइड के साथ मिला रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए, ये लाइन देखिए, इस लाइन में इसका ये इन दोनों का मिड पॉइंट है ना D, और D जो है वो इसकी ऑपोजिट साइड के साथ इसको मिला रहा है। ऑपोजिट साइड कौन सी होती है? जो इन दोनों से हट के है, B और C से हट के क्या है? A है। तो A के साथ इसको मिला रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये AD का पॉइंट है और ये किसका है? मीडियन का। तो बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एल्टीट्यूड क्या बनता है। तो एल्टीट्यूड यहाँ पे हम देखते हैं, हमने एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था कि जो एंगल से निकलता और ऑपोजिट साइड से 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहा हो, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए कि ये 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहा है U और S, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए कि साइड से निकल भी रहा है, तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। इसके बाद आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक नहीं है, यहाँ पे 3 है। और वो कैसे हैं? ये देखिए, UQ भी बाइसेक्ट कर रहा है PS को, पहली चीज। दूसरा, US भी देखिए बाइसेक्ट कर रहा है RP को। इसी तरह U भी यहाँ से निकला है, U भी एक पॉइंट है। तो हम ये कह लेंगे
कि या हम इस तरह U और T जो है वो भी R S को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें हो गई, U T, U S और U Q, ये तीन पॉइंट्स हैं जो सबको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास मीडियंस। तो मीडियंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा पॉइंट जो मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के साथ मिला रहा होता है, ऐसे ही था ना। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के साथ मिला रहा है? तो आप देखें कि मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के साथ मिला रहा है, इन दोनों का मिड पॉइंट इस अपोजिट साइड को इसके साथ मिला रहा है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि U और S जो है ये एक ऐसी लाइन है जो इसको अपोजिट के साइड के साथ मिला रही है और इसका मिड पॉइंट भी है, इन दोनों का मिड पॉइंट भी है ये। तो इसका मतलब है कि U और S इसका मीडियन है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहाँ तक खत्म होती है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व किया और यहाँ तक हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।